अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का नेक्स्ट और मेन टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 टाइप्स की हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा कि किस तरह से वो प्रॉपर उसके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया और पूरा डिटेल में हमने नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। मींस एक तो हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है, मींस हम जो भी मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में हैं वो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और वो मैसेज जा रहा है नर्व्स के फॉर्म में ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास और वो एक्शन फ़ौरन परफॉर्म हो जाता है। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन है जैसे हम आउटसाइड एनवायरनमेंट से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट में एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेम इसी तरह से इनसाइड द बॉडी भी हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, अब हम खुद तो इनसाइड द बॉडी कुछ भी खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी में एक चीज़ का लेवल कम होना शुरू होता है तो हमारा वो भी मैसेज किसके पास जाता है, ब्रेन के पास। देखिए, एट द सेम टाइम ये सारा काम हो रहा है। हम बाहर से कोई मैसेज रिसीव करें उसके अगेंस्ट में भी रिएक्शन शो करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह अगर इनसाइड द बॉडी मेरे लेवल में, मेरे वाटर लेवल में थोड़ा बहुत भी कमी होगी तो उसका भी मैसेज मेरा ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज लेवल में कमी हो रही है या ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है तो उसका भी मैसेज किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। तो ब्रेन वो मैसेज किस फॉर्म में जाता है, केमिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो नर्व्स के थ्रू मैसेज जा रहा है, हम फ़ौरन एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एक जो इनसाइड द बॉडीज़ हैं वो मैसेजेस जो ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन उनके अगेंस्ट में एक्शन शो करता है, वो केमिकल्स के थ्रू होती है। उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है वो केमिकल्स के थ्रू होती है। ठीक है, यूज़ केमिकल्स टू कोऑर्डिनेट मींस केमिकल यूज़ हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारी बॉडी के इनसाइड में किसी भी हार्मोन का, किसी भी केमिकल का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे वाटर है, अगर उसका लेवल लो होता है, हाई होता है तो वो मैसेजेस कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, अब हर केमिकल जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं वो हार्मोन्स नहीं है। हार्मोन्स की कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स उस केमिकल में प्रेजेंट होंगी तो उस केमिकल को हम हार्मोन कहेंगे। स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज एंड सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब कोई भी केमिकल जो है वो मेरी बॉडी से रिलीज हो रहा है इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, उसको हम हार्मोन नहीं कहेंगे। ठीक है, हम उसको हार्मोन कहेंगे जो सिंथेसाइज हो रहा है और सिक्रीट हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड उसको सिक्रीट भी कर रहे हैं और सिंथेसाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, सिंथेसाइज भी वो एंडोक्राइन ग्लैंड में ही हो रहा है और सिक्रीट भी हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से ही। ठीक है, डक्ट लेस होता है, उसको हम हार्मोन कहते हैं। अब कुछ हार्मोन्स या कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो मैसेज जब वो केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं तो वो डक्ट के अंदर रिलीज़ करते हैं। जैसे आपने पेंक्रियाज की एग्जांपल पढ़ी हुई है। पेंक्रियाज जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब ये अपने हार्मोन्स को बना लेता है तो ये डक्ट के अंदर रिलीज़ करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज ने हार्मोन्स को बनाया, वो इस डक, इस स्मॉल ट्यूब के अंदर अपने केमिकल्स को रिलीज़ करेगा और ये कहाँ इंटर होंगे, इंटेस्टाइन में, और हमारी जो बॉडी के फूड्स हैं उसको डाइजेशन में ये केमिकल्स हेल्प आउट करते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं ये डक्ट लेस होते हैं, ये डायरेक्टली कहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी, अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने ग्लैंड को कहाँ रिलीज़ करेगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है और ब्लड जाके उस टारगेट सेल के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसको हम हार्मोन कहेंगे। ठीक है, हर केमिकल, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं वो लाजमी नहीं है कि वो हार्मोन्स हो। हार्मोन्स एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड खुद सिक्रीट करे, खुद उसको सिंथेसाइज करे, वो डक्ट लेस हो, मींस उनको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर दे, एक्ट ऑन द टारगेट सेल। अब देखें, कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स हैं,
ये ग्रोथ हार्मोन्स भी हमारे ब्लड में ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो ब्लड तो अब हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, हर जगह पे ब्लड जा रहा है, लेकिन हार्मोन जो है वो टारगेट सेल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। अब मेरी बॉडी में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, तो जो ग्लैंड्स या जो हार्मोन्स मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगा वो ब्लड के अंदर जाएंगे। ब्लड के अंदर से वो पूरे ब्लड तो मूव पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्ट और अपना फंक्शन कहाँ जाके परफॉर्म करेंगे, वो टारगेट सेल्स मीन किडनी के नेफ्रॉन पार्ट के ऊपर। तो वो हार्मोन्स जो जाके टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करें उनको हम एक सॉलिड हार्मोन जो है उसके करैक्टर में ये भी है कि एक्ट ऑन द टारगेट सेल, तो वो टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करता है। ऐसे तो हमारे जो है वो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? अटैच टू द हाइपोथैलेमस। देखिए, हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप यहाँ देखें तो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का इधर बैक साइड पे पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस के साथ ये ग्लैंड अटैच्ड होता है, ठीक है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बिल्कुल मटर के दाने के जितना होता है, पी शेप्ड। इसकी शेप जो है वो पी की तरह होती है, ठीक है। ये मटर के दाने की तरह होता है और ये हाइपोथैलेमस की, इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर अटैच्ड होता है? हाइपोथैलेमस पार्ट में, ठीक है। थैलेमस में आपने राइट नहीं करना, हाइपोथैलेमस इसका पार्ट है और इसकी शेप जो है वो पी शेप्ड है। ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं। अब एक तो ये है कि ये डायरेक्टली ब्लड में स्ट्रीम होंगे, रिलीज आउट होंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड जहाँ जहाँ मूव करेगा वो हार्मोन्स तो पूरे ब्लड में होंगे, लेकिन वो जाके उस टारगेट सेल के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक उनका एक करैक्टर है। वो ट्रॉफिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगा, लेकिन वो ट्रॉफिक हार्मोन्स जो हैं वो दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से एक हार्मोन रिलीज़ हुआ जिसने आकर मेरे थायराइड्स को स्टिमुलेट किया। थायराइड भी ग्लैंड है, ठीक है, ये भी हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, लेकिन इसको स्टिमुलेट कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ये हार्मोन्स डायरेक्टली एक्ट नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करेंगे कि ये जाके उन ग्लैंड्स को एक्टिव करेंगे या उनको बोलेंगे कि या आप अपना फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। तो उन ग्लैंड्स को भी एक्टिव करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड में से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो डायरेक्टली तो उस टारगेट के ऊपर जाकर एक्ट नहीं करते, लेकिन जाके उस ग्लैंड को एक्टिव कर देते हैं जिसने वो फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड एक तो ये खुद अपने बहुत सारे हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो जाके उन ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं जो अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ट्रॉफिक हार्मोन मैंने आपको एग्जांपल दी कि थायराइड हमारे ग्लैंड्स हैं जो थायराइड हार्मोन्स को T4 T3 को रिलीज़ करते हैं, तो उन हार्मोन्स को भी एक्टिव कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में से ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि जाके उस थायराइड को या और जो ग्लैंड्स हैं उनको जाके एक्टिव करेंगे ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की हमारे पास 2 लॉब्स हैं। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो 2 लॉब्स हैं। एक फ्रंट साइड पे, फॉर एग्जांपल ये मेरी फ्रंट साइड है, तो मेरी फ्रंट साइड यहाँ हाइपोथैलेमस के बिल्कुल फ्रंट साइड पे जो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स की 2 लॉब्स हैं, तो फ्रंट पे जो हमें लॉब नज़र आती है उसको हम एंटीरियर लॉब बोलते हैं, और जो उसकी बैक साइड पे होगा वो पोस्टीरियर लॉब होगा। तो एंटीरियर लॉब और पोस्टीरियर लॉब के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एंटीरियर लॉब के देखते हैं। एंटीरियर लॉब इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स, ये खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कहीं से बनते नहीं हैं और आकर यहाँ स्टोर नहीं होते। आप पोस्टीरियर लॉब में देखेंगे कि इसके जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस
सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस में उसकी सिंथेसिस होती है और वो आकर पोस्टीरियर लोब में सिक्रीट हो जाए, स्टोर हो जाते हैं और फिर पोस्टीरियर लोब जब हमें उन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है तो उनको वो रिलीज़ करता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स हैं ये खुद नहीं बनाता, ठीक है, पोस्टीरियर लोब खुद हार्मोन्स नहीं बना रहा, वो बने बनाए हार्मोन्स को अपने अंदर स्टोर करता है और जब बॉडी की ज़रूरत होती है उस टाइम वो उसको रिलीज़ करता है। तो उसके हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है। हाइपोथैलेमस में वो हार्मोन्स बनते हैं, जस्ट पोस्टीरियर लोब में वो हार्मोन्स स्टोर हुए होते हैं। लेकिन जो एंटीरियर लोब है ये खुद अपने हार्मोन्स को खुद सिंथेसाइज भी करता है और खुद ही सिक्रीट भी करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स, तो फंक्शन इसका क्या है कि ये खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टोर नहीं करता, कहीं से बने बनाए हार्मोन्स नहीं लेता, ये खुद अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, खुद सिंथेसाइज करता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 को डिस्कस किया हुआ है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जिनको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ का एक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो शॉर्ट लाइव है, जैसे अभी मैंने आउटसाइड से कोई मेरे रिसेप्टर्स ने कोई भी मैसेज रिसीव किया उसके अगेंस्ट में मैंने एक्शन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे राइट करना है तो मैंने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो मेरे नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहा है, तो वो शॉर्ट लाइव है, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम मींस केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये लॉन्ग लाइफ होती है। अब देखें सोमैटोट्रोफिन को अगर हम डिस्कस करें तो ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो बॉडी में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक ये काम करते हैं, ठीक है। 20 ईयर 18-19 ईयर की उम्र तक जो है एक ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, मसल्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लॉब में प्रोड्यूस होते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं। इनका नाम क्या है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब इन हार्मोन्स की अगर तो इम्बैलेंस होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सोमैटोट्रोफिन की वजह से कुछ डिजीज़ हमारी बॉडी में हो जाती हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स अगर एक होती है हमारे पास ग्रोथ एज, ठीक है, A2 हमारे पास वर्ड्स हैं ग्रोथ एज, ठीक है, एक ग्रोथ एज होता है, एक आफ्टर ग्रोथ एज होता है, ठीक है, आफ्टर ग्रोथ एज, ठीक है। ग्रोथ एज वो है जिसमें बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। पहले जो ह्यूमन है वो उसकी जो बेबी को देख लें वो छोटा है, ठीक है, अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती रहती है, ऑलमोस्ट 18, 19, 20 ईयर्स तक ह्यूमन की जो ग्रोथ है वो होती रहती है, ठीक है। उनके बॉडी के मसल्स ग्रो कर रहे हैं, बोन्स ग्रो कर रही हैं, पहले उनका साइज़ छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। तो ग्रोथ एज और आफ्टर ग्रोथ एज में आप देखें ग्रोथ एज के अंदर, ठीक है, ग्रोथ एज के अंदर अगर ये वाले हार्मोन्स जो हैं एक नॉर्मल अमाउंट से कम अमाउंट में रिलीज़ होंगे, तो अगर तो कम अमाउंट में रिलीज़ होंगे, ठीक है, जितने रिलीज़ होने हैं उससे कम अमाउंट में बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स, तो एक डिज़ीज़ है जिसे हम डॉर्फिज़म कहते हैं, ठीक है। डॉर्फिज़म हम शॉर्ट हाइटेड जो लोग होते हैं उनको डॉर्फिज़म ही होता है ना, जिनके जब ग्रोथ एज थी उनकी, उस ग्रोथ एज में ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये कम रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, जितने उनको रिलीज़ होना चाहिए था उससे वो कम हुए हैं, तो उसको हम डॉर्फिज़म बोलते हैं। अगर ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स ग्रोथ एज के अंदर ही अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या हो जाता है जाइगेंटिज़म, ठीक है। जाइगेंटिज़म जेंट से निकला हुआ वर्ड है, मीन्स बड़ा या ह्यूज, तो जिसमें अब देखें नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ग्रोथ भी नॉर्मल से ज़्यादा होगी, तो इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं जाइगेंटिज़म। अब देखें एक होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक है ग्रोथ एज, एक है आफ्टर ग्रोथ एज, मींस अब 20+ या 25 से जो प्लस एजड में लोग चले जाते हैं, अगर उस एज में जाके सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए बॉडी में, ठीक है, तो उसमें जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या होता है, इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं
एक्रोमेगैली डिजीज़ है जिसमें सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं आफ्टर ग्रोथ एज, ठीक है। मींस 25 से ऊपर अगर उनकी एज हो जाएगी और उनकी बॉडी में सोमैटोट्रोफिन रिलीज़ होंगे तो उनको एक्रोमेगैली हो जाएगी। उसमें क्या होगा, अब ये नहीं है कि उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी उस एज में जाके, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, मींस बोन्स की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, या ये देख लें, अब ये मेरी फिंगर टिप्स हैं, ये इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, ये बड़ी होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के हाथ देखें यहाँ पर चौड़े चौड़े बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ के ये जो जॉ वाली बोन्स हैं ये बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, ये भी हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में आती हैं। तो किसी के पाँव बड़े होने शुरू हो जाते हैं, उनकी बोन्स जो हैं वो फैल जाती हैं। तो सोमैटोट्रोफिन ने तो अपना काम करना है, जिस भी एज में रिलीज़ होगा। अगर वो ग्रोथ एज में रिलीज़ हो रहा है नॉर्मल अमाउंट में तो नॉर्मल ग्रोथ होगी। अगर तो ग्रोथ एज के अंदर वो कम अमाउंट में हो रहा है तो डॉर्फिज़म हो जाएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो वो जायगेंटिज़म हो जाएगा। उसमें हाइट जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। और एक्रोमेगैली में क्या होता है, जो आफ्टर ग्रोथ है जो रिलीज़ होते हैं और उसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर लोब का जो दूसरा हार्मोन है। एक तो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, दूसरा है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास ट्रॉफिक हार्मोन है, ये रिलीज़ तो एंटीरियर लोब करेगा, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है, जस्ट थायराइड जो मेरे गले में हार्मोन ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनको जाके स्टिमुलेट करना, ठीक है। अगला काम तो वो ग्लैंड खुद परफॉर्म करेंगे ना, लेकिन उन ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करना काम किसका है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोब में प्रोड्यूस भी होते हैं और उस टाइम रिलीज़ होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। और ये जाके सिर्फ इनका काम क्या है, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि नेम से इंडिकेट है कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, उनके फंक्शंस को एक्टिव करेगा। तो ये काम किसका है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर लोब के अंदर प्रोड्यूस भी होता है और यहीं से सिक्रीट भी होगा। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स की दो लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को देख लेते हैं, मैंने अभी आपको इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होने के बाद जस्ट आके क्या हो जाता है, उस पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में तो ये रिलीज्ड होता है, स्टोर्ड इन द, देखें, सिक्रीट बाय द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में से रिलीज सिंथेसाइज्ड होगा, ठीक है, और स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर लोब में। अब पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होगा, इसके 2 हार्मोन्स हैं मोस्टली, वेजोप्रेसिन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसको हम दो नाम हैं इसके, वेजोप्रेसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और दूसरा इसका जो हार्मोन्स है पोस्टीरियर लोब में वो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। वेजोप्रेसिन में का फंक्शन क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसका पार्ट है, किडनी का। तो नेफ्रॉन क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में अब मैंने ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक कर लिया है तो मेरा जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं ये कम अमाउंट में रिलीज़ होंगे, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का काम क्या है कि ये रीअब्जॉर्ब कराता है वाटर को, ठीक है। वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाना किसका काम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का, ठीक है। जब मैं ज़्यादा अमाउंट में पानी पी रही हूँ तो ये जो एंटी डायूरेटिक या वेजोप्रेसिन हार्मोन है ये कम अमाउंट में रिलीज़ होगा ताकि कम वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो। क्योंकि एक्सेसिव है मेरी बॉडी में, ज़्यादा है तो वो यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी में वाटर जो है वो नॉर्मल से कम है या मैं कम अमाउंट में वाटर इनटेक कर रही हूँ तो मेरी बॉडी को तो हर सूरत में पानी चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, वेजोप्रेसिन पोस्टीरियर लोब में से रिलीज़्ड होते हैं और नेफ्रॉन पर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, दोबारा कलेक्ट कर लेते हैं और बॉडी को वापस रिटर्न करते हैं ताकि हमारी बॉडी से जो वाटर है वो रिलीज़ ना हो, ठीक है। तो वेजोप्रेसिन जो है इसका फंक्शन क्या है, रीअब्जॉर्ब करना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका दूसरा नाम है।
इफ़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज़ नॉट रिलीज्ड, अगर तो हमारी बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होता, ठीक है, या बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है कि हम पानी पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, तो वो वाटर का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस रहता है हर टाइम। जब ये हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होगा जिसका काम वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, तो अगर हम पानी कम अमाउंट में पी रहे हैं या किसी भी वजह से जैसे स्वेटिंग होती है तो वाटर रिलीज़ आउट हो जाता है, ठीक है। अब गर्मियों में ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ आउट होता है। देखिए गर्मियों में मेरी बॉडी में से जो वाटर है वो थ्रू स्वेटिंग भी रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। तो उस बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना भी ADH का काम है, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं होगा तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज़ की टाइप्स होती हैं, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस किसे कहते हैं, जिसमें वाटर जो है वो नॉर्मल से भी कम अमाउंट में बॉडी में रहता है और ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ड आउट हो जाता है, तो उसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और वो कौन से हार्मोन्स के ना होने की वजह से होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की वजह से। दूसरा हमारा पोस्टीरियर लोब का जो दूसरा हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन मदर फॉर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मदर के अंदर जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना भी काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो मदर की जो यूट्रस वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ऑक्सीटोसिन का दूसरा फंक्शन क्या है, नेसेसरी फॉर द इजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क को इजैक्यूलेट करवाना लैक्टेशन पर्पस, इसको हम लैक्टेशन भी बोलते हैं, तो लैक्टेशन भी कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर था, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं।